नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन के 19वें दिन आज एक तरफ किसान नेताओं ने उपवास किया और दूसरी तरफ हड़ताली किसानों से इतर 7 राज्यों के कुछ किसान संगठनों की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई। कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान नेताओं से मिलने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि इन नेताओं ने कानूनों के पक्ष में ज्ञापन दिया। तोमर के मुताबिक इन किसान नेताओं ने प्रदर्शनों को राजनीति से प्रभावित बताया। दूसरी तरफ हड़ताल पर बैठे किसान संगठनों की तरफ से पहले यह साफ किया जा चुका है कि आंदोलन अब और तेज करेंगे। इसीलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है कि उपवास पर हैं किसान, आखिर कब तक चलेगा ये घमासान। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान आज दंगल का हिस्सा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं का एक दिन का ये उपवास सरकार और किसान संघों के बीच की और चौड़ी हो गई खाई को बता रहा है। किसान संघों के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि 19 दिनों से चला रहा संग्राम जल्द नहीं थमेगा। ये एक हफ्ता और ना माना गया तो पूरा भारत आंदोलन में कूद पाएगा, पूरे का पूरा भारत। हम सरकार को झुकाना चाहते ही नहीं। हम तो चाहते हैं सरकार की अंतरात्मा जगे और उसकी अंतरात्मा जग कर वे इन काले कानूनों को वापस ले और दूसरा किसानों को उनकी उपजों के दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए। वैसे तो किसान संघों से बातचीत का रास्ता सरकार ने अभी छोड़ा नहीं, लेकिन कृषि कानूनों को बरकरार रखने पर सरकार सख्त है। बीजेपी के नेता बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के कंधे पर राजनीति हो रही है। कि भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं और मीडिया भी देख रही है। किसान भोले भाले हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को जाम करके बैठे किसानों के नाम पर राजनीति में ऐसा उबाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोमवार को एक दिन का उपवास रखा। केजरीवाल के उपवास को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ढोंग कहा तो बीजेपी केजरीवाल और अमरिंदर पर निशाने साध रही है, जबकि केजरीवाल का कहना है कि वो किसानों के साथ है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। इन्होंने टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाथ नहीं उठाया किसी ने। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों से इतर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और कुछ अन्य राज्यों के कुछ किसान संगठनों के नेताओं की कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में कुछ संशोधनों के साथ 3 कृषि कानूनों के समर्थन की बात की गई। उधर फिक्की के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. किसानों के नाम पर बड़े लंबे समय बाद ऐसी आर पार की नौबत आई है, इसलिए कोई मैदान नहीं छोड़ना चाहता। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि इस वक्त 8 घंटे का किसानों का अनशन खत्म हो गया है। जी हां, आज एक दिन के सांकेतिक उपवास का ऐलान किसानों ने किया था
8 घंटे का ये अनशन था जो अभी अभी खत्म हो गया है। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है और 8 घंटे की भूख हड़ताल के साथ कृषि कानून का विरोध ये किसान कर रहे थे। एक तरफ ये किसान भूख हड़ताल कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे 8 घंटे के सांकेतिक, और दूसरी तरफ देश के 7 राज्यों के किसान संगठनों के नेताओं ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उसके बाद कृषि मंत्री का क्या कहना है, जरा वो सुनिए, फिर बताते हैं आपको मेहमान कौन कौन से हमारे साथ हैं। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। और आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ विजय सरदाना है, वो कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। और हमारे साथ भारत कात्यायन है, जो कि किसान नेता हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान कृषि बिल के खिलाफ, उनके समर्थन में है। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, इतनी ठंड में जहां रात को तापमान 5 डिग्री 6 डिग्री तक भी गिर जा रहा है, किसान टेंट लगा के 20 दिन से बैठे हुए, सरकार को खराब नहीं लग रहा? रोहित जी, खराब क्यों नहीं लगेगा? कोई भी व्यक्ति अगर ठंड में बाहर रहेगा, और किसान तो हमारा अन्नदाता है, आज उन्होंने अनशन किया, क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसीलिए सरकार दौर का ये जो सिलसिला है ये जारी रखे हुए है। आपने आज भी देखा कि भविष्य में भी ये दौर जो बातचीत की है वो जारी रहेगी। देखिए, दो पक्ष हो रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इसमें संशोधन कर दीजिए, जो कानून बनेगा उसको हम मानेंगे। कुछ किसानों का कहना है इन टोटो, अर्थात केवल यस और नो में जवाब दीजिए, आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे, वरना हम नहीं उठने वाले हैं। कुछ किसान पूर्णतः इसका समर्थन कर रहे हैं। अभी जो आप फुटेज बीच में दिखा रहे हैं, इसमें 10 संगठन केरल से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, बिहार से और ऐसे अन्य राज्यों से भी जहां हमारी सरकार नहीं है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, वहां सबसे किसान आके उन्होंने संवर्धना दिया है सरकार को कि आपने जो ये कानून स्थापित किया है हमारे लिए, ये मच रिक्वायर्ड कानून था, ये हमारे लिए अच्छा है। तो इन सभी को सुनने के बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा ना रोहित जी। इसमें लड़ाई का कोई रास्ता नहीं है। इसमें यस और नो में उत्तर नहीं हो सकता है कि हां हम तीनों कानून, काला कानून है, तीनों को हटा देंगे, हम संशोधन करेंगे। संशोधन की बात तो खुद मंत्री जी कह रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, किसान अनशन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, मगर ये जो राजनीतिक पार्टी भ्रमित करके अपना टेंट लगा के अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आज देखिए, सुबह से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये तो महानाटकबाज है, ये तो नौटंकी कर रहा है। और वहां अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को कह रहे हैं अरे ये तो मिले हुए हैं। ईडी का रेड बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए ये कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल गए हैं जाके सेंटर के साथ। तो आप बताइए, और वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना एक टेंट भी लगाया है, फार्मर्स के लिए टेंट लगाया है। तो आप बताइए, ये लड़ाई जिसकी होनी चाहिए उसके कंधे पर रखकर जो गोली चलाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी खिलाफत करते हैं। कांग्रेस का किसान और किसान के हर सारे किसान आंदोलन को राजनीतिक टेंट बता देंगे क्या? पहला। और दूसरा, अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि भाई हम सारे संशोधन करने को तैयार हैं, तो किसानों को कह दीजिए कि फिलहाल ये सस्पेंड है कानून जो हम लेके आए थे, संशोधन कर लेंगे फिर लागू कर देंगे, हो सकता है वो उठ जाए। देखिए, आपका पहला प्रश्न कि किसानों का टेंट देखिए, क्या हम तमाम किसानों को विपक्ष का टेंट कह देंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसी कारण से तो किसानों के साथ बातचीत हो रही है। इसी कारण से तो आज नरेंद्र तोमर जी, अमित शाह जी आज से ही नहीं, अनेकों दिन से किसानों के संगठन के मुखियों के साथ बैठ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने ही अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म करने की बात कही थी। जहां तक कानूनों को सस्पेंड करने का बात है, आप बताइए, इनका बस चले तो राम मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए था, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। इनका बस चले आर्टिकल 370 हटाना नहीं चाहिए था, उसे भी सस्पेंड
सस्पेंड कर देना चाहिए था। इनका बस चले तो सीएए का कानून भी नहीं आना चाहिए था, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। अरे इनका बस चले तो और राहुल गांधी को ऐसे ही लाके प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देना चाहिए और मोदी जी को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये होगा क्या? एक लोकतांत्रिक देश है, कानून पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन के साथ रिकमेंडेशंस के बाद तमाम कमिटियां बैठी हुई, आज से नहीं बैठ रही हैं, 70 सालों से कमिटियां बैठ रही हैं। आखिर आप बताइए रोहित जी, ये कमिटी हिंदुस्तान कब तक खेलता रहेगा? एक कमिटी बैठेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट पे एक कमिटी बैठेगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, उस पे एक कमिटी बैठेगी। ये कमिटी खेलते रहेंगे या किसानों का वाकई अच्छा होगा? मैं राघव चड्ढा, गौरव बल्लभ से कमेंट लूं, उसके पहले भरत कात्यायन कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत जी, आपके पास आ रहा हूं, ये बताते हुए कि अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि देश भर के किसान संगठन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश भर के किसान सरकार के साथ हैं और वो किसान संगठन कृषि कानून के महत्व को समझते हैं और साथ ही ये भी कि जो आंदोलनकारी किसान है वो आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। अब बताइए भरत कात्यायन साहब, क्या कह रहे हैं आप संबित जी की बात सुनने के बाद और मंत्री जी का ट्वीट सुनने के बाद? रोहित जी, मैं आपकी बात से 100% अपने बात को एक मानता हूं। आपने जैसे कहा कि ये किसान आंदोलन हो रहा है, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मैं किसान समर्थक हूं, मेरे अपनी खुद के पॉलिटिकल व्यूज हैं, मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं संबित जी के आपने जैसे कहा कि सस्पेंड कर दें, हम उसमें बहुत खुश हैं, आप सस्पेंड कर दें, संशोधन कर लें और दूसरा बिल ले आए। लेकिन संबित जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है। संबित जी, आप बड़े ही गंभीर व्यक्ति हैं और मैं आपकी हर बात को बहुत गंभीरता से सुनता हूं, लेकिन आप इन बिलों के साथ कुछ चीजों को जैसे जोड़कर आप कई सारी बातें कह गए एक फ्लो में कि इसको ले आओ, प्रधानमंत्री की जगह उनको बैठा दो, ऐसा किसी को कुछ नहीं चाहिए। कोई किसान ये नहीं कह रहा, किसान ये कह रहा है आप इन बिलों पे संशोधन करें और इन बिलों पे चर्चा करें। आप मुझसे इन बिलों के ऊपर बात करें। सर, गांव जाएं आप, मैं गांव से आता हूं संबित जी, मैं गांव से आता हूं और अब गांव जाएं, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बूढ़े घर के लोग, उनको एक टाट पट्टी मिल जाती है ना, उसको संभाल के रखते हैं। ऐसे लोगों से आप भंडारण करेंगे ये उम्मीद करते हैं? सर इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझें सर, मेरी ये इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। आप बोले आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए भाई साहब ने, भारत जी ने बहुत अच्छे से बातचीत की, इसी प्रकार से बातचीत होनी चाहिए। मैं 2 विषय रखता हूं। इन्होंने कहा किसानों का डिमांड तो और कुछ नहीं है कि उसको हटाओ, इसको बैठा दो। मैं आपको मतलब सविनय कहूंगा, आप कुछ किसान संगठनों के डिमांड्स को देखिए, वो 6ठा नंबर पॉइंट देखिएगा। 6ठे नंबर पॉइंट में उन्होंने कहा है जितने भी ये जो पोएट्स हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं जिनको जेल के अंदर रखा गया है, तुरंत उनको रिहा कर दिया जाए। कौन सा किसान पोएट को हमने जेल में रखा हुआ है? ये जो वारावारा राव जेल के अंदर है ये किसान नहीं है, और दूसरी बात है ये नक्सल है, उसको जेल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। तो ये वारावारा राव को रिहा करने की डिमांड कुछ संगठनों ने जो किया है, आप बिल्कुल देखिए, ये कम्युनिस्ट एजेंडा है। मैं किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ कम्युनिस्ट जिन्होंने हाईजैक किया है उनके लिए कह रहा हूं। महात्मा गांधी को रेपिस्ट कहना, क्या महात्मा गांधी रेपिस्ट थे? आप बताइए। जिस प्रकार से कल महात्मा गांधी को रेपिस्ट कहा गया, अमेरिका में उनके स्टैचू को छठा छोड़ दीजिए, बाकी 5 पे तो हाँ करिए, छठा छोड़ दीजिए, उनसे कहिए हम छठा नहीं मानते, बाकी 5 पे तो कहिए कि हाँ मान रहे हैं। नहीं, बाकी 5 संबित जी, गांधी जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाकी बात तो हो रही है, चर्चा कर रहा हूं आपसे। उनका सवाल ये है नहीं कि मैं दोनों की जवाब, बाकी मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। को छोड़िए ना, मैं किसान बिल की बात करूं, अनुरोध है, मैं बोल सकता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मांगों के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि आपने कहा कि कहां मांग ऐसा है, मैंने आपको उदाहरण दिया। अब आपने कहा मैं तो बिल की बात कर रहा हूं सर, मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, जैसे आपसे। चलिए ठीक है भरत जी, आप मांग की बात नहीं कर रहे, मैंने मांग की बात की। अब हम बिल पे ही आ जाते हैं, आपने कहा भंडारण के विषय। देखिए यहाँ पर कांग्रेस, एक सेकंड भरत जी, मैं कंप्लीट कर दूं, आप ये विषय को आगे बढ़ाते हैं। बिल से ही कुछ कोट करना चाह रहे हैं आपसे, बिल से ही कुछ कोट करना चाहते हैं। हाँ, मैं 1 सेकंड में, भरत जी ने मुझे भंडारण के विषय में कहा, उसी विषय में उत्तर देकर भरत जी प्रश्न पूछ लेंगे। भरत जी ने मुझे बूढ़ी माँ के भंडारण के विषय में कहा, उचित प्रश्न था। इसी भंडारण के लिए अभी गौरव बल्लभ जी बैठे हैं, अभी ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर अटैक करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या लिखा था इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर अपने मैनिफेस्टो में? गौरव बल्लभ जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 2019 में लिखा था, दिस इज एन एक्ट ऑफ डार्क एजेस, ये डार्क एजेस का एक्ट है और हम सरकार में आएंगे तो हम इसको रिपील कर देंगे। सभी लोग चाहते थे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मॉडिफिकेशन हो। संबित जी कांग्रेस में मत जाइए, संबित जी हमारी आपकी चर्चा हो रही है। ठीक, वो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता पे आप पूछिए, टिप्पणी करें जब कांग्रेस के प्रवक्ता वो सवाल उठाएं, लेकिन एक किसान नेता के तौर पे अगर भरत जी कुछ आपके सामने तथ्य रख रहे हैं तो मुझे लगता है उनको बतौर किसान ही जवाब दे।
ना कि बतौर कांग्रेस नेता या बतौर आम आदमी पार्टी नेता या बतौर वामपंथी। पूछिए। बोलिए भरत जी, सवाल उठाइए अपना, उसके बाद राघव चड्ढा और गौरव आपके पास। फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिल नंबर 112 ऑफ 2020, सर इसको खोलें और इसमें आप अपने बिल में प्राइस एंड फेयर प्राइसिंग में जाएं, उसके बाद सेल एंड परचेज पे जाएं। सर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7, सारे पॉइंट एक बार पढ़ते, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। द स्पॉन्सर में बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस इंस्पेक्ट द क्वालिटी और एनी अदर फीचर ऑफ सच प्रोड्यूस और स्पेसिफाई। सर ये एक बार नहीं है सर, कई बार है। आप मुझे ये बताएं, अगर ये किसानों के हित का बिल था सर, तो इसमें आप लिखते कि कोई भी ऐसी चीज, सर बोलिए, आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है। नहीं, मैंने तो उंगली ही उठाया। भरत जी, आपने एक प्रश्न पूछा है, उसी में पॉइंट नंबर 5, रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 में पढ़ देता हूं, क्योंकि मेरा प्रश्न पूरा। अच्छा, बोलिए, आप पूरा कर लीजिए, पूरा करिए भरत जी। मैं सिर्फ उंगली ही उठाऊंगा, बीच में बोलूंगा नहीं। टोटल मैंने 7 जगह मार्क किया हुआ है जहां की जो लैंग्वेज है, सर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता हूं और आपको बहुत फॉलो करता हूं, आपकी हर बात को गौर से सुनता हूं। सर इन लाइनों में ना एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों नहीं लिखा कि किसान का अगर प्रोड्यूस थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो कुछ दर नीचे पर उसका बिक जाएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कोई प्राइवेट कंपनी अगर डील करती है तो वो डायरेक्ट फार्मर से जब डील करेगी तो उस डील के जो मुख्य चीजें होंगी, उन मुख्य चीजों के ऊपर अधिकार क्षेत्र सिर्फ किसान का होगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक सपोर्टिंग एलिमेंट होगी। ऐसी बातें लिख देते सर, मैं इस बिल का मैं 100% समर्थन करता हूं। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर राघव चड्ढा, गौरव वल्लभ दोनों वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं। विजय जी आपके पास भी, जल्दी से, फटाफट से। देखिए, भरत भाई का मैं समझाने के लिए, क्योंकि साधारण जनता कैसे समझ सके, भरत भाई का कहना है कि अगर भविष्य में आप प्राइवेट कंपनी के पास फार्मर जाता है, आपकी क्वालिटी का प्रोड्यूस ठीक नहीं है, तो वो आपका प्रोड्यूस खरीदेगा नहीं। इसमें पॉइंट नंबर 5 जरूर पढ़िए। द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेस ऑफ अ फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ, और इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन, देन सच एग्रीमेंट शैल बी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर अ गारंटीड प्राइस टू बी पेड फॉर सच प्रोड्यूस। देखिए, जब ये करार होगा तो एक गारंटीड प्राइस प्राइवेट फार्म और फार्मर बैठ के उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसको बार बार ये ऑपोजिशन के कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर मार्केट से बाहर बेचेंगे तो गारंटीड प्राइस नहीं है, गारंटीड प्राइस है। उसके बाद भी अगर किसान को लगता है ये करार उचित नहीं है तो वो मंडी में ही बेचे। मंडी को कोई हटा नहीं रहा है, मंडी को और अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। मैं एक छोटे से विषय बता के, भारत जी, चूंकि अब मुझे अच्छा लग रहा है कि पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के साथ में डिबेट कर रहा हूं। भारत जी, आपने पढ़ा होगा, अभी चंद दिनों पहले एक आर्टिकल आया था कि किस प्रकार मात्र 4 जिलों में सोयाबीन फार्मर जो महाराष्ट्र नागपुर में है, उन्होंने मंडी से बाहर अपने सोयाबीन को बेचा और 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते थे? ये 10 करोड़ रुपए कुछ चुनिंदे लोगों के पॉकेट में जाते थे, जो कि अब फार्मर अर्थात आपके, भरत जी, आपके और आपकी बूढ़ी मां के पास आएंगे। आप बताइए, अच्छा है या नहीं है? ठीक है, मैं भरत जी के पास जाऊं, उसके पहले राघव और गौरव दोनों वेट कर रहे हैं। राघव चड्ढा, आप हंस भी रहे थे, बीच में मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि आप दिखावा कर रहे हैं। अनशन किया कि नहीं आपने भी? आज केजरीवाल जी ने कहा था हम सब अनशन करेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी, वॉल्यूम शायद म्यूट। हाँ, अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। अब बोलिए। मैं रोहित जी मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मेरे इतने प्रिय मित्र संबित जी को इतनी मुश्किल अंग्रेजी पढ़कर, इतनी मुश्किल भाषा में पूरे लीगल जार्गन से जूझते हुए ये कानून समझाना पड़ रहा है। अगर ये कानून इतना अच्छा होता, इतना स्पष्ट होता, तो कम से कम उस व्यक्ति को तो समझ में आता जिसके हित में देश का किसान खड़ा होकर ये तो कहता कि ये कानून हमारे लिए है, हमें बहुत इससे अच्छा लगेगा, हमारी किसानी आगे बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान विंग बीकेएस, भारतीय किसान संघ को भी नहीं समझा पाई। कल इनके एक और अफिलिएट स्वदेशी जागरण मंच ने भी चिट्ठी लिखकर कह दिया हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, भाजपा का कानून गलत है। और इनके खुद के सहयोगी अकाली दल ने भी इनका साथ छोड़ दिया। ऐसी क्या अहम की लड़ाई इन लोगों ने बना ली है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आज देश का एक भी किसान इन 3 कानूनों के क्या हित में, इन किसानी के हित में होगा, ये नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इन्होंने अहम की लड़ाई बना ली है, ये इसे हटाएंगे नहीं। अब मैं बड़ा स्पष्ट ये पूछना चाहता हूं, अभी हमने खबर भी दिखाई, हमसे बात कर रहे हैं रोहित जी, कम से कम 7 राज्यों के 10 किसान संगठन ऐसे थे जो आज गए हैं कृषि मंत्री से मिलने और ये कहने कि हाँ हम समर्थन में। फिर हाँ रोहित जी, मैं इसको थोड़ा सा कैविएट कर देता हूं।
कोई एक ऐसा किसान संगठन या एक ऐसा किसान नेता जिसका वर्चस्व हो, जिसका मास बेस हो। ऐसे तो कहीं से भी किसी से भी कोई पत्र लाकर केवल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहा जा सकता है। जैसे अभी संबित जी ने आपके चैनल पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि एपीएमसी खत्म करेंगे। मैं चुनौती देता हूं संबित जी को, मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो दिखाएं और बताएं हमने कहा रिफॉर्म कहा था, खत्म नहीं कहा था। आप देख लीजिए। दूसरी चीज सुन लीजिए, मैंने रिफॉर्म कहा था, खत्म नहीं कहा था। मेरा मैनिफेस्टो रिफॉर्म कहा था, दिखाइए। मैं रिफॉर्म कहा था, आप चुनौती देता हूं कि नहीं है, चुनौती देता हूं, दिखाइए रिफॉर्म लिखा था, वही मैंने कहा। मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो इस प्रकार से झूठ मत फैलाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक चीज मैं एक और स्पष्ट, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी दिखाया है उसको। रोहित जी अब मैं आ रहा हूं, मैं जावड़ेकर जी पर ही आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी कर लीजिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन में बंटवारा हो, आपस में किसान यूनियन भिड़ जाए और साथ ही साथ कैसे इस पूरे आंदोलन को कलंकित किया जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं। इनके तमाम नेता कहते हैं कि जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं वो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, देश विरोधी ताकतें चीन और पाकिस्तान ये जो तमाम आंदोलन है इसको प्रायोजित कर रही हैं। मेरा ये स्पष्ट कहना है, जो लोग देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं उनकी जगह भारत देश में नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सर पहले आप अमरिंदर सिंह की बात का जवाब तो दे दीजिए। पात्रा जी, अमरिंदर सिंह की बात का जवाब तो दे दीजिए। गाली देना बंद करिए। सुबह से कह रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं बैठ के वहां, उनकी बात का जवाब तो दिया नहीं आपने। दे देता हूं, मैं दे देता हूं, इससे पहले कि आप गौरव जी के पास जाएं। देखिए कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री, और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, मेरे को इतने लच्छेदार जुमले संबित भाई की तरह नहीं आते हैं। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जो उस समिति का हिस्सा थे जिस समिति ने ये 3 कानून बनाए। जुलाई 2019 में उसकी मीटिंग हुई, अगस्त 2020 में उसकी 19 में उसकी मीटिंग हुई और सितंबर 2019 में उस समिति की मीटिंग हुई। उस समिति में कैप्टन अमरिंदर सरकार की मौजूदगी थी और उनकी सहमति से ये 3 कानून बने। अब आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना चली जाए तो किसान के साथ खड़े हो गए। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार कर सकती है कि वो समिति का हिस्सा थे? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से मना कर सकती है कि प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं अनशन के नाम पर जी। गौरव बल्लभ, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक समिति का अध्यक्षता करी थी। जिस समिति ने यह कहा था कि एमएसपी लागू होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीगल राइट बनाना मैं सहमत हूं आपसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तथ्य पहले भी कई दफे रजिस्टर हो चुका है। अब मेरा सवाल गौरव बल्लभ ये है कि अभी राघव चड्ढा कह रहे थे किसान संगठनों को सरकार लड़ा दे रही है, यहां तो दिख रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी गांव बसा नहीं है, क्रेडिट लेने के लिए पहले लड़ जा रहे हैं आपस में कि कहीं हाय बाद में ऐसा ना हो कि हमें क्रेडिट ना मिले, इसलिए एक दूसरे को पूरा नीचा दिखा लें कि तुम घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो। क्यों रोहित जी, मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइनें जो मैंने लिखी है उससे करता हूं। जो भरते हैं अपनी मेहनत से हम सबका पेट, वो आज दिन भर रहे हैं खाली पेट, क्योंकि सरकार कर रही है बार बार इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने में लेट। हर बार आ रही है एक नई डेट, क्योंकि साहेब हो गए हैं सूट बूट के साथियों से सेट। ये इन 4 लाइनों में इस पूरी पिछले 25 दिन की जो व्यथा है, जो किसान ठंड में बाहर बैठा है, उसको समराइज करा। मैं एक एक करके उत्तर दूंगा और बड़ी शालीनता से। नंबर 1, संबित जी ने कहा टेंट। संबित जी आप टेंट कर रहे हो और किसान अपनी जमीन का रेंट मांग रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो एमएसपी आप देते हो उसकी कॉस्ट में जमीन का रेंट नहीं है। आप टेंट में लगे हुए हो, वो अपनी जमीन का रेंट मांग रहा है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी से, और वो स्पष्ट जवाब दे। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं पात्रा जी, जब मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि किसान खालिस्तानी है, जब भारत के कृषि राज्य मंत्री कहते हैं कि किसान आतंकवादी हैं, जब हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि वो पाकिस्तान और चीन के एजेंट है, जब पीयूष गोयल जी कहते हैं कि वो माओवादी है, जब रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है, जिनका काम कानून सही बनाने का है, वो कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जब वीके सिंह जो कि मंत्री है वो कहते हैं इन फोटो से ये मुझे किसान ही नहीं लगते। क्या आप इन सब वक्तव्यों से सहमत हो? मैं आपसे भी पूछता हूँ रोहित भाई, आप जरूर वहां गए होंगे बॉर्डर पे, क्या आपको ये वहां जो लोग बैठे हैं लाखों की संख्या में, वो आपको टुकड़े टुकड़े खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के एजेंट दिखते हैं?
मुझे तो कोई नहीं दिखता है, मुझे तो वो हमारे देश का अन्नदाता दिखता है। ठीक है। फिर रही बात, अब टेक्निकल बात करते हैं। आप देख रहे हैं सवाल ये कि उपवास पर किसान कब तक चलेगा ये घमासान। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, गौरव वल्लभ है, राघव चड्ढा है, भरत कात्यायन है किसान नेता, और विजय सरदाना है कृषि विशेषज्ञ हैं। संबित पात्रा से सवाल है जो उठाया गौरव वल्लभ ने कि आखिर किसानों को माओवादी साबित करके, किसानों को अल्ट्रा लेफ्ट साबित करके सरकार क्या करना चाहती है। लेकिन उसके पहले विजय सरदाना, आपका एक भी कमेंट पहले आप में ले पाए, अपनी बात रखें फटाफट से, उसके बाद संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं उसी सवाल को लेकर। विजय जी, क्या ये वाकई किसानों के इतने खिलाफ कानून है जितने दिख रहे हैं, या जितने भरत जी को लग रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है सभी पैनलिस्ट से कि एक बार कृपया कानून को पढ़ लें। आप कहेंगे हमने पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता। अभी तो भरत जी ने एक बहुत अच्छी बात आपके कही। सामने पढ़ रहे थे भरत जी। तो मैं भरत जी के उसी पे आ रहा हूं। भरत जी ने सेक्शन 5 पढ़ा, भरत जी सेक्शन 3 भी पढ़ लेते। मेरा ये कहना है, मैं उनके लिए पढ़ देता हूं ताकि उन्होंने पूरा पढ़ा, मैं उनके लिए पढ़ा देता हूं। A farmer may enter into written farming agreement in respect of any farming produce, and such agreement may provide for the terms and conditions for supply of the produce, including the time of supply, quality, grade, standards, prices, and such other matters. इसके अलावा भी आपको कुछ ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। पहली बात। अब इसी सेक्शन के 4 नंबर पॉइंट पे आ जाइए। अच्छा क्या होता अगर किसान नेता ये कहते हैं कि हमें आपका कानून समझ में नहीं आ रहा, भारत सरकार ने एक प्रोविजनिंग रखी है। अगेन सेक्शन 3 आइटम नंबर 4, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग फार्मर्स टू एंटर इनटू द रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट may issue necessary guidelines along with model farming agreements in such a manner as it deems fit. मेरा सिर्फ इतना निवेदन है रोहित जी, हम लोग अगर पिक एंड चूज अपने हिसाब से करेंगे, पूरी चीज को समझेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कानून काला है, खराब है, पहली बात तो आपको डिफेक्ट बताना है। मैं एक बहुत कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सब आपका इनकम टैक्स मेरे को पसंद नहीं है, वो तो इससे भी ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक मैं समझ ही नहीं पाया रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स कानून हटा दीजिए ना प्लीज, हम सब दुखी हैं उससे। बताइए, मेरी हेल्प करेंगे आप सब लोग? मैं दिल्ली जाम करता हूं और भारत का इनकम टैक्स कानून हटाना है। चलिए, तरीका यही ठीक लगता है, किसान हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको डिफेक्ट विफेक्ट कुछ नहीं बताना है, मुझे इनकम टैक्स कानून इस देश में नहीं चाहिए, मैं दिल्ली का घेराव करता हूं और हटाओ इनकम टैक्स। ठीक है, कुछ नहीं चलेगा इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स यहाँ पे। विजय जी, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूँ भरत जी से। भरत जी जवाब देंगे, उसके पहले राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं अनशन के बाद, क्या कह रहे हैं? का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में, थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरासमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही है, क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों को कोई रोक रहा है वहां पे? जब वे अपने आंदोलन स्थल तक आ रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे आते जाते रहना चाहिए। ये हमारा है अनशन, ये आज पूरा अनशन को समापन यही करा जाता है। अगला होगा उसकी घोषणा कब होगी? हमारे जो सीनियर लीडर्स यहाँ की बात आपने कही थी, कुछ नंबर यहाँ पर लगाएंगे आप, ताकि नंबर लगाएंगे, 4 कॉन्टैक्ट नंबर हम रिलीज कर देंगे। अगर किसी को भी, प्रेस को कोई दिक्कत है, पुलिस को कोई दिक्कत है, बाहर के हमारे टोली रुकरी उनको कोई दिक्कत है, तो उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वे 4 नंबर हम आज ही जारी कर देंगे। आगे था जो इस तरह के जो शख्स आ रहे हैं उसकी हम निगाह रख रहे, हमारी इंटेलिजेंस निगाह रख रही है, और हम चाहेंगे कि इंटेलिजेंस भी सक्रिय रहे। और सरकार ने अपने लोगों को छोड़ दिया है कि न्यूसेंस फैलाओ, सारा काम करो। हमें उनसे भी बचना है, अफवाहों से भी बचना है। मीडिया के खिलाफ कोई अगर प्रचार कर रहा है हमें उससे भी बचना है। कोई वैसा कोई नारेबाजी कर रहा है उनसे भी बचना है। विवादित पोस्टर, उनका भी हम ध्यान रखेंगे। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, वो कह रहे हैं कि सरकार दबाव डाल रही है किसान नेताओं पर, आखिर क्यों? भरत कात्यायन अपनी बात रखिए, विजय जी की बात का जवाब दीजिए, फिर संबित पात्रा जो राकेश टिकैत कह रहे हैं वो, और जो गौरव वल्लभ ने कहा वो, दोनों पर आपको जवाब देना है। बोले भरत जी। विजय जी, बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने कानून को पढ़ के सुनाया, पर एक विषय जानना चाहता हूं, कभी इंश्योरेंस लिया है आपने? उसमें नीचे एस्ट्रिक लगा होता है और लिखा होता है कंप्लीट द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग।
होना भी और चाहिए। अधिकांश सोर्सेज में सर सबसे जरूरी ये होता है, आपने जैसे कहा पिक एंड चूज, सर बात पिक एंड चूज की नहीं है। पूरे इस कानून के अंदर जो एक चीज मुख्य तौर पर गलत है मैंने उसको नोटिफाई किया, और इसमें कई सारी चीजें हैं, बताइए एक ना नहीं सर। है। आप एक काम सर, करिए, आइए। देखिए ये मैं एक निवेदन करूंगा रोहित जी, इनसे आप सारे ऑब्जेक्शन ले लीजिए, एक हम प्रोग्राम उस ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन करने में करते हैं कि ये वास्तव में ऑब्जेक्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, विजय जी मेरा ताकि सवाल ये सारे है, किसान भाइयों को भी विजय अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल है। कानून बनता है हमारे देश में, एक कानून बनता है हमारे देश में बिना किसानों से पूछे। चलिए आप कहते हैं आपने पूछा, किसने बोला सर? मैं इस बात के विरोध में किसने कुछ नहीं कह बोला? रहा, मैं ये कह कोई किसी किसान ने नहीं कहा कि पहले नहीं सुने, पूछा गया। मेरी बात आप जिस दिन कानून आप आया कहने फिर मैं उस बोलूंगा। दिन आप राकेश टिकैत साहब जिनका भी स्टेटमेंट सुन रहे थे, उनका अपना स्टेटमेंट हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि देखिए बरसों पुरानी डिमांड आज सरकार ने पूरी कर दी। आज किसी राजनीतिक कारण से वो पलटा पलखा रहे हैं, किसी खेमे के दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये राजनीति है। ठीक है, एफआईआर में भी जो पहले आप ओके, लिखवाते हो मैं ना, जवाब दे सकता हूं? उसी को सही माना ओके, जाता भरत है, जी, बाद में आफ्टर ठीक, थॉट को सही नहीं ठीक माना विजय जाता। जी, ओके भरत जी अपनी बात देखिए, बोलिए फटाफट, उसके बाद संबित पात्रा के मेरे पास आएंगे। देश में एक बड़ी समस्या ये है कि आप लोग हर चीज इतना पॉलिटिसाइज कर देते हैं। आपको क्या लगता है तो सर, कि हम इस आपस में agreement बैठ के के अंदर clear कर इतने लेते हैं सारे ना। क्लॉजेस गलत होने के बावजूद आप और आप हम ये चाहते हैं इकट्ठे कि बैठ किसान के चुप रहे। explanation अरे निकाल अगर देते हैं, किसी क्या व्यक्ति दिक्कत ने है? कभी इसका समर्थन कर दिया तो आप उस इंसान के पीछे पड़ जाओगे क्या यार? आप सबसे तो पहले पहले बगैर सोचे देखो, समझे मेरा किया आपका क्या? नहीं पता, सुनिए सर, मुझे आपका नहीं पता सर, मैं जमीनी स्तर पे अपने फसल बेचता भी हूँ, खरीदता भी हूँ, और इन दिक्कतों को भी समझता हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको मैं कभी खारिज नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से लाया गया है, इसके अंदर जिस तरीके से लिखा गया है कि जो भी प्रोड्यूस आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उगाएंगे वो कमोडिटीज एक्ट में नहीं आएगा। सर इट इज अ कंप्लीट विशियस सर्कल, वी नीड टू फर्स्ट किसने बोला? अंडरस्टैंड। सर बातों को किसने समझना बोला? होगा। ठीक है, बात अरे इतनी भाई, सिंपल यही नहीं है। आपको एक बात जो यही विजय आपको सरदाना जी ने समझ नहीं कही, आई, सर। एक सेकंड विजय जी, आपको ये बात ही समझ में नहीं आई। अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रावित जी मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे 5000 टन बासमती एक्सपोर्ट करना है, मैंने 500 किसानों के साथ मिलकर 5000 टन बासमती किया और मेरा पूरे क्वालिटी के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट बनाया। कोई लोकल एसडीएम आके कह दे नहीं नहीं आप नहीं रख सकते। भाई साहब मैंने 5000 टन एक्सपोर्ट के लिए किया, आप कैसे मेरे पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा देंगे कि नहीं मेरा मन कर रहा है मैं लगा दूंगा? ऐसे कहीं देश चलेगा? ऐसे कहीं देश में इन्वेस्टमेंट आएगा? मैं कृषि ऐसे आप वैज्ञानिक इंडस्ट्री जी, खड़ी मैं आपको करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विजय जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर आपने आप मेरा इस तरह की मेरा बात नहीं point सिद्ध करते। कर दिया। रोहित जी आपने सुना, रोहित जी आपने सुना, इन्होंने कहा एक एक्सपोर्टर, ये बिल एक्सपोर्टर के लिए बना है, ये बिल बिल्कुल बना है, मार्केट के देश से लिए बना है। एक्सपोर्ट नहीं करना। आप करोगे रोहित जी, एक्सपोर्ट, आपका 2-2 किलो रोहित जी, एक्सपोर्ट सुन होता है रहे क्या हैं? सर? मेरी आपको पता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिक्कत कितना होता है एक्सपोर्ट कि का? ये बिल अगर आपको मार्केट पता ही के नहीं प्रो बिजनेस है। कैसे होता है किसान सर, कभी ठीक है। इतनी खेती बिल्कुल कर ही एक्सपोर्ट नहीं के लिए सकता। चाहिए। पॉइंट वो देकर अपने घर को ठीक करेगा, आप जरा अपने घर संबित की पात्रा के जरूरत पास को आ रहे पूरा अगर करेगा। माल नहीं राघव बिकेगा, चड्ढा और गौरव वल्लभ के डॉलर पास में जा रहे नहीं हैं। कमाओगे, दो तो चीजें। कंपनी में बेचोगे। भरत जी आपका पॉइंट नोट, क्या आपने बात कहा कर रहे हो भरत जी? कि भाई पूरी दुनिया इनकी में बात से देखो, आपको मार्केट, लगता है कि एक्सपोर्टर के लिए बिल बना, मार्केट किसान के लिए लिए नहीं है। बना। ये इन्होंने खुद कह ठीक दिया। सर, तो ओके ऑब्वियसली मुझे ओके एक्सपोर्ट नहीं ओके है। एक्सपोर्ट नहीं ओके, बेचेगा एक तो एक किसान करके किसको बेचेगा? अच्छा एक एक इट इज करके किसान जाएगा सर एक्सपोर्ट करने। किसानी सर, ये एक कह एक रहे हैं, करके। किसानी को तो छोड़ क्या दो बात हमारे कर लिए। रहे हो यार? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ भी एक एक मार्केट कभी करके। तो ले धंधा आए। देखा नहीं, आप- किया नहीं, भाई तो आप कैसी दोनों ने बन रहे अपनी हो? अपनी किसान बात रख कैसी दी। है? एक किसान सेकंड बर्बाद है इससे। एक सेकंड विजय जी और सर किसान किसान को धंधा बर्बाद नहीं कर करता। दिया आप लोगों ने प्लीज इस तरह की विजय जी, संबित विचारधारा। किसान पात्रा, धंधा नहीं करता। दो किसान चीजें आई धंधा नहीं सामने। करता, किसान एक धंधा वो नहीं कह रहे करता। हैं कि साहब हम जो बात कह रहे थे कि उद्योगपति के लिए, ये अभी की इस छोटी सी बहस के हिस्से में भी साफ हो जाता है कि बिल किसान के लिए नहीं उद्योगपति के लिए किसान माल बेचता है। दूसरी बात, विजय जी ने कहा जितनी आपत्तियां हैं सब एक साथ लिख लें, उसके बाद जवाब दिया जा सके। क्या वो किसान अपनी आपत्तियां लेकर 6 बार अभी तक सरकार के पास गए नहीं, और क्या सरकार उनको जवाब दे नहीं पाई? और तीसरी बात, अगर ऐसा हो चुका है सर, तो फिर ये बार बार बातें क्यों आ रही है कि साहब माओवादी हैं, अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है, देखो यहां तो खालिस्तानी आके बैठ गए हैं, क्यों? संबित पात्रा फटाफट से, फिर राघव चड्ढा और गौरव के पास बोलिए। सर बार बार हमारे मंत्रियों ने भी कहा और मैं भी आज यह कह रहा हूं, तमाम किसानों को ना तो कोई खालिस्तानी कह रहा है और ना ही कोई माओवादी कह रहा है, मगर हाँ उनके कंधे का इस्तेमाल करते हुए, अभी टिकैत जी भी कह रहे थे कुछ अवांछित तत्व जो है अंदर घुसे हुए हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, पहले माओवादी का देता हूं, फिर खालिस्तानी का देता हूं, आप बताइएगा ठीक है कि गलत है। आप बताइए डॉक्टर दर्शन पाल, आप डॉक्टर दर्शन पाल जी को रोज दिखाते हैं टीवी पे, वो किसानों की तरफ से बोलते हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है? जुलाई 2006 में इन्होंने PDFI, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया,
उसके फाउंडर हैं। उसके को फाउंडर कौन है? उसके को फाउंडर है बारावारा राव। ये एक माओइस्ट सीपीआईएम का ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बैन किसने किया? 2009 में कांग्रेस ने यूएपीए का एक्ट लगा करके डॉक्टर दर्शनपाल सिंह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। आज उसी डॉक्टर, इन्होंने बैन किया था और आज उसी डॉक्टर दर्शनपाल को यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए 6 नंबर पॉइंट का डिमांड है कि जो पोएट जेल के अंदर है उसको निकालो, क्योंकि ये को फाउंडर है उनके पीडीएफआई का। तो ये तो माओइज्म का चक्कर है। जहां तक खालिस्तानी का विषय है, मैंने टीवी पर देखा है, एक किसान नेता कह रहा था इंदिरा को ठोका था, मोदी को भी ठोक देंगे। आप लोगों ने चलाया था, मैंने देखा है वो आप अभी भी चला सकते हैं। इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, मोदी को भी ठोक देंगे। आप बताइए, ये इंदिरा गांधी को ठोक दिया गया था, आप क्या सहमत हैं? ये अच्छी चीज हुई थी इंदिरा गांधी जी के साथ। आज आप इंदिरा गांधी जी ने जो गलतियां की थी, आपको लगता है वो गलतियां थी? उनको ठोक देना चाहिए था और आज मोदी जी को ठोक देंगे। और आज सुबह मैं देख रहा था कुछ महिलाएं गाना गा रही थी कि मर जा मोदी, हाय हाय तू मर जा मोदी। ये बताइए, ये कौन सा आंदोलन होता है? देश का प्रधानमंत्री मर जाए, मर जा मोदी, ये क्या होता है? आप इस प्रकार के, इसको आप क्या कहेंगे? ये परमजीत सिंह पम्मा कौन है? परमजीत सिंह पम्मा को किसकी सरकार ने बैन किया था? वो 2 बम ब्लास्ट के लिए वांटेड है। आज पूरी अमेरिका में घूम घूम कर क्या कर रहा है वो परमजीत सिंह पम्मा? अगर वो खालिस्तानी नहीं है तो बता दे कांग्रेस पार्टी और यहां पर आम आदमी पार्टी की परमजीत सिंह पम्मा हमारा कोएलिशन पार्टनर है, खालिस्तानी नहीं है। वैसे तो आम आदमी पार्टी तो है ही कोएलिशन पार्टनर उनके। बोले गौरव वल्लभ। एक करके बात का जवाब देता हूँ। संबित पात्रा जी, जो गलत कर रहे हैं उन सबको जेल में डालो, जो गलत कर रहे हैं आपके कानून के हिसाब से, पर किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। पहले इन 3 काले कानूनों को वापस लेके किसान के हाथ में एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। और जो गलत कर रहे हैं संबित पात्रा जी, मैं आपको कह रहा हूँ, ना केवल इधर जहां कुछ गलती हो रही है, सरकार आपका दायित्व है ये, और आप यहाँ आके अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे। जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, डाला है ना बारावारा राव को जेल के अंदर। जो गलत कर रहे हैं, पर डाला तो है बारावारा राव को जेल के अंदर, फिर रो क्यों रहे हैं? कानून डाला तो है इन सबको जेल के अंदर। मत बोलो, बीच में मत बोलो, थोड़ी अच्छे से बात करो। नहीं, बीच में मत बोलो, क्या होता है? ये बड़ा अच्छी चीज है। जेल में डालो, जेल में डालेंगे तो हाय हाय जेल में डाल दिया, हाय हाय जेल में डाल दिया। और ये कमाल के लोग हैं। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, ऐसे उत्तेजित मत होइए। किसान को उसकी एमएसपी की लीगल गारंटी दे दीजिए। इन 3 काले कानूनों को वापस ले लीजिए। अब विजय जी की बात का एक वाक्य में उत्तर। विजय जी ने बहुत उत्तेजना में आके इन काले कानूनों को टैक्सेशन लॉस बोल दिया। मुझे नहीं लगता विजय जी ये टैक्स है। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल जो किसान कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने टैक्सेशन लॉज नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं भी अपनी जीवन में किसी कानून के प्रति आपत्ति लेके बैठ जाता हूं तो अब उस आपत्ति को आप ये ना कहिए ना गौरव जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मतलब कहीं का कहीं भी मोड़ देंगे आप। टैक्सेशन लॉज और ये काले कानून ये अलग अलग कैटेगरी है। इसका एग्जाम्पल अगर बीजेपी जैसे विद्वान सेट करते हैं तो ये गलत। सर आपसे ज्यादा कानून जानते हैं। राघव चड्ढा, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवेश करता हूं। आखिरी कमेंट राघव चड्ढा, एक सेकंड, राघव चड्ढा जी का एक लाइन में उत्तर दे दीजिए पहले। चलिए बोल लीजिए गौरव जी, बोलिए फटाफट, पूरा कीजिए। राघव जी, प्रशांत भूषण जी ने जो आपकी पोल खोली है उसके बाद में आपको होली ओन्ड सब्सिडरी बोल दूं बीजेपी का, या अभी तक आप होली ओन्ड नहीं हो, सिर्फ सब्सिडरी हो कि पूरी ओन हो चुके हो? आप जिस तरह से बात करते हो राघव चड्ढा जी, वो बीजेपी की तरफ से बात करते हो, आप किसानों की तरफ से आपका कोई मतलब नहीं। ठीक है राघव चड्ढा, लास्ट कमेंट फटाफट करके किसानों की बात करें। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अभी आज इस चैनल पे एक चीज तो आपके इस अहम बहस से निकल गई कि भारतीय जनता पार्टी और जो एक विशेषज्ञ आपके चैनल पर बैठे हैं उन्होंने ये कबूल लिया कि ये बिल एक्सपोर्टर के लिए बनाया गया, उद्योगपति के लिए बनाया गया। हिंदुस्तान का 86% किसान आप फिर बात घुमा रहे हैं से भी कम सी जमीन, सुन लीजिए, लेकिन फिर कह रहे हो आप फिर घुमा रहे हैं। 86 आपने भारतीय जनता पार्टी उसमें ऐड कर दिया। विजय जी ने जो बातें कही उसको आपने भारतीय जनता पार्टी ने कबूल कर लिया, बता दिया। नहीं, राघव चड्ढा, विजय जी ने जो बातें कही उनको आपने भारतीय जनता पार्टी ने कबूल कर लिया, बता दिया। आपने पहला सवाल ये उठाया कि कानून को एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है। मुझे याद है जब रामलीला मैदान में आंदोलन चलता था, दिन में 7-7 बार 8-8 बार भाषण होते थे एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर जन लोकपाल क्या है, क्यों आएगा। तो एक्सप्लेनेशन तो जरूरी है, और किसानों का बड़ा आरोप और सवाल भी यही है कि एक्सप्लेन किया होता पहले, उसके बाद ले आए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। हमने आज सवाल पूछा था आपसे
कि क्या किसान आंदोलन को राजनीति ने हाईजैक कर लिया। तो सवाल हमने आपसे आज पूछा, क्या किसान आंदोलन को राजनीति ने हाईजैक कर लिया। 85%, 85% लोगों को लगता है हां राजनीति ने हाईजैक कर लिया। 15% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं।